जीवन में बहुत से अनुभव मिलते हैं और वो अनुभव न केवल आपके जीवन की दिशा बदलते हैं बल्कि बहुत से लोगों के लिए वो एक आधार स्तंभ बनते हैं। इसीलिए हम ऐसे अनुभवी गुणीजनों को लेकर आते हैं रेडियो जयघोष पर और आप तक पहुंचाते हैं उनके अनुभव की थाती, ताकि आपकी ज़िंदगी के तमाम जो राहें हैं वो न केवल सरल हो जाएं बल्कि आपका हौसला बढ़ जाए, आपकी हिम्मत बढ़ जाए, आपको ताकत मिले और साथ में आपको एक नज़ीर भी कि चलता चल रहा ही मंजिल पा जाएगा, एक दिन थकना नहीं है, अनवरत चलते रहना है। और ऐसे ही आज आधार स्तंभ हमारे कार्यक्रम में एक ऐसे मेहमान जिंदगी अपने आप में एक शीशे की तरह बहुत से लोगों के लिए सबक का सिलसिला बन सकती है और वो इससे बहुत कुछ सीखते हुए अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आकार दे सकते हैं, सार्थक साकार कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे मेहमान हैं आज प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे स्टूडियो में। हमारे स्टूडियो में प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी आज आधार स्तंभ में बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत, क्योंकि आप न केवल हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमत दास हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से आपने 15 जो रचनाएं हैं वो प्रस्तुत की हैं और 4 अभी तैयार हैं सबके सामने आने के लिए, जिसमें न केवल हनुमान जी की महिमा है बल्कि भगवान राम के जीवन के चरित्र भी हैं और साथ में जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को आपने अपने लिपि में लिपिबद्ध किया है। और ये सब स्वप्रेरणा भगवान की प्रेरणा है कि जब जागे तभी सवेरा, तभी इनकी लेखनी काम करती है, परिणाम आता है। एक बैंकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने सेवाएं दी हैं, बाटा में आपने नौकरी की है, उससे पहले आप साहित्य में भागीदार होते हुए विद्यार्थियों को आगे लाए और उससे पहले जीवन के संघर्षों का सिलसिला और उसका हिस्सा बने। आप सीतापुर से आते हैं, तो सीतापुर वैसे भी तो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, भले ही थोड़ा पिछले दिनों में शामिल होता हो, लेकिन उसका महात्म्य बहुत है, क्योंकि सीतापुर जो है वो लखनऊ से भी जुड़ा हुआ है, लखीमपुर से भी जुड़ा हुआ है और उसकी जो तपोस्थलियाँ हैं माना जाता है कि नैमिषारण्य है और साथ में चूँकि गोमती बहकर निकलती है तो उसमें बहुत जगहों पर अकेला ऐसा सीतापुर है जिसमें कई प्रकार की जलवायु मिलती है। तो ये बड़ा एक तरह से अद्भुत संगम है सीतापुर का और वहाँ से आप जन्मे और वहाँ से आपने विस्तार किया। ये जो जीवन है, अभी बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम पिछड़े ज़िले से हैं, हमको अवसर कब मिलेगा, हमको कठिनाई होगी, ये सब आपकी ज़िंदगी में आया। तो ज़िंदगी की कठिनाइयाँ बताते हुए ज़रूर बताइए कि ये कठिनाइयाँ आपको मजबूत करती हैं या आपकी बाधा हैं? देखिए, अगर आप इनको कठिनाइयों को एक अवसर जान करके और उनके हिसाब से मेहनत करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी जगह में रहे हैं, बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं तो ही आप कुछ कर सकते हैं। ये संपन्न परिवार से हैं, हाँ, या संपन्न परिवार से हैं, कहीं से हैं, लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि आपको ये अचीवमेंट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मेहनत पहली शर्त है। जो आपका टारगेट है, खाली टारगेट बनाने से नहीं होगा, टारगेट बना करके उसके लिए उसी की दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे तो सफलता ही मिलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी नहीं। और ये कोशिशें अगर आपकी निरंतर जारी हैं तो आप पर कृपा भी होगी। और वैसे भी भगवान कृष्ण ने कहा भी है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम अक्सर, आज हमारी पीढ़ी कई बार फल के गणित ज़्यादा लगाती है कि परिणाम हमें ये चाहिए, इसके लिए हम योजना बनाएं, और कई बार वो योजना सफल नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। आपने बचपन में किस तरह की चुनौतियां आपके थीं और आपने उन चुनौतियों से निकलने के लिए क्या प्रयास किए? देखिए, बचपन हमारा जो है बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस का था। उस समय हमारे पिताजी के ज़माने में फैमिली प्लानिंग वगैरह का कंसेप्ट नहीं था, तो हम लोग 4 भाई और 5 बहनें, और हमारे पिताजी जो है 1950 में रिटायर हुए। गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो सुपरवाइजर कानून को थे, वहाँ से रिटायर हुए। उस दौर में तनख्वाह भी बहुत कम और होती उस ज़माने में उनको 39 रुपये पेंशन तय हुई, वो उनको मिली और सन 62 तक उनको वो पेंशन मिली और सन 62 में उनकी डेथ हो गई क्योंकि उनको थ्रोट कैंसर हो गया था। नतीजा ये है कि सब परिवार एकदम कच्चा था। उनके सामने सिर्फ हमारे सबसे बड़े भाई साहब जो रेलवे में थे, वो उस समय सिर्फ टीचर हो पाए थे और वो संघर्ष करते रहे, बाद में कंपटीशन देते रहे तो रेलवे में आ गए वो, लेकिन बस वही एक कमाने वाले थे। तो परिवार में बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी फाइनेंशियल। नतीजा ये हुआ कि हमको हाई स्कूल तक की पढ़ाई के आगे नहीं पढ़ाने की गुंजाइश थी,
क्योंकि हाई स्कूल तक की पढ़ाई हमारी उस स्कूल में हुई जहाँ हमारे ब्रदर टीचर थे। नतीजा ये हुआ कि वहाँ हमारी फीस पूरी माफ़ होती थी। लेकिन अब जब इंटर में आने की बात आई तो वहाँ इंटर नहीं था, तो नतीजा ये हुआ कि हमको दूसरे स्कूल में लिखाना है नाम, वहाँ फीस देनी पड़ेगी, तो इसलिए वो हमारी पढ़ाई छुड़ाई गई। और फीस मजबूरी थी देने की स्थिति नहीं। हाँ, तो वो हम 1-1.5 साल हमने को कहा गया, तो हमने थोड़ा सा रेडियो का काम सीखने का बैठे हम, हालांकि उसमें हमारी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए हम उसमें कुछ आगे कर नहीं पाए। फिर 1-1.5 साल बाद हमने फादर से कहा, हमने कहा बाबूजी हम उसमें नहीं जाएंगे। तो बोले क्या करोगे? तो हम कहा हमको पढ़ना चाहते हैं। तो बोले ये तो जानते हो कि तुम्हारी फीस देने की हमारे पास गुंजाइश नहीं। तो हम कहे नहीं, फीस नहीं, आप खाली प्राइवेट फॉर्म भरा दीजिए और हम आपको पास होकर दिखाएंगे। ये जो बात आपने बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ मैं ज़रूर इसका उल्लेख करना चाहूँगा कि एक वक्त था कि जब परिवार के लोग सोचते थे कि रेडियो का बनाने का जो यानी रेडियो साज जो रेडियो की बीमारी है उसकी समस्याएं दूर करेगा, वो काम अगर ये सीख जाएंगे तो शायद रेडियो सुनने वाले ज़्यादा हैं, तो इनकी जीवन कट जाएगा उसकी रिपेयरिंग करते करते। लेकिन इनकी रुचि नहीं हुई, तो एक वक्त में इन्होंने रेडियो के बनाने का काम तो छोड़ा, लेकिन आज ये रेडियो पर लोगों को अपने जज्बात, अपनी रचनाएँ और अपनी बात सुनाते हैं। आकाशवाणी इन्हें बुलाता है और आकाशवाणी के ज़रिए ये पूरे उत्तर प्रदेश में या कहें पूरे देश में भी अलग अलग कार्यक्रमों मंचों से पहुंचते हैं। तो जीवन आपका कहाँ लेकर जाने वाला है ये किस्मत आप तय भी करते हैं, और कुछ प्रारब्ध है आपका जिसके लिए आप अगर थमे नहीं, रुके नहीं, तो बढ़ते रहेंगे। तो ये बड़ा सबक हम सब के लिए ज़िंदगी के इन अनुभवों के साथ ज़रूर बनता है। तो आप उस समय का जब दौर आपने देखा और आज जब आप सोचते हैं अपनी उपलब्धि का, तो उस समय का कोई विचार नकारात्मक या सकारात्मक वो याद आता है आपको? नहीं, देखिए नकारात्मक तो भगवान की ऐसी कृपा रही कि हमारे दिमाग में कभी आया नहीं। हाँ। हमारे दिमाग में तो ये रहा कि हमने अगर ये करना है तो करना है। हाँ। और हम कभी ये नहीं सोचे कि ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम तो ये सोचते थे कि अगर हमने तय किया है तो हम कर ही लेंगे, और वही हुआ। जो जो मैंने टारगेट बनाए अपनी ज़िंदगी में उस समय भी और बाद में भी, उनमें हमेशा मतलब सफलता ही, पूरी सफलता। यानी आपकी ज़िंदगी अपने आप में इस बात की मिसाल है कि जो आप योजना बनाते हैं और उसके लिए आप कर्म करते रहते हैं, तो योजना का रास्ता भले वो ना सिद्ध हो, लेकिन आप परिणाम पर, मंजिल पर कठिनाइयां भले आए लेकिन पहुंच जाएंगे। थोड़ा कम जल्दी या थोड़ा देर पहुंचेंगे। तो ये बहुत बड़ा सबक है और यही कुछ हुआ आपके साथ जब आपने शिक्षा और ज़्यादा पानी चाहिए तो उसकी शर्तों के साथ। हाँ, तो आपने जी तो मतलब मैं चूँकि इंटर करके मैंने नौकरी करनी पड़ी, मजबूरी थी, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि ग्रेजुएशन के बगैर जो है पढ़ाई पूरी नहीं मानी जाती। तो मेरी इच्छा थी कि ग्रेजुएशन करें, लेकिन कहीं रेगुलर पढ़ने की गुंजाइश नहीं थी। तो मैं कॉलेज के प्रिंसिपल साहब पास गया, जो वहाँ सीतापुर में डिग्री कॉलेज था। उनके साथ मॉर्निंग क्लासेस अगर शुरू कर दीजिए तो हम लोगों जैसे लोग जो हैं, जो परिवार को भी चला रहे हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेंगे आपके। लेकिन वो प्रिंसिपल साहब ने साफ साफ मना कर दिया, और उन्होंने ये भी कह दिया कि सर्विस क्लास वालों को हम मॉर्निंग क्लास नहीं शुरू करेंगे क्योंकि उसकी वजह से कॉलेज का रिजल्ट खराब हो जाएगा। वो ध्यान नहीं देंगे पढ़ने। हाँ, वो ध्यान नहीं देंगे। तो हमने कहा ये बात तो खैर ज़्यादा उचित नहीं आपने कही है, क्योंकि जो सर्विस क्लास वाले होंगे वो अपनी हार्ड अर्न इनकम में से, तनख्वाह में से ही आपको फीस देंगे, और उनको इच्छा है पढ़ने की तभी आप पास आएंगे, वरना नहीं आएंगे। बाकी बच्चे जो आप पास आते हैं उनको तो घर वाले भेज रहे हैं इसलिए आते हैं, और फीस वो देते हैं, पेरेंट देते हैं, तो उनको उसका उतना कसक नहीं है। तो खैर वो उनका ही सब कुछ नहीं, हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो हम भी थोड़ा जिद्दी थे स्वभाव से, तो हमने कहा अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया और 10-12-15 ऑफिसर्स में घूम के लोगों से दस्तखत करवाए कि भाई अगर मॉर्निंग क्लासेस शुरू हो जाएं तो बीए करोगे? उनका करेंगे। तो 25 लोगों को दस्तखत हो गए जब, तो वो रिप्रेजेंटेशन लेके मैं लखनऊ चला आया, और शिक्षा मंत्री थे उस समय राम प्रकाश जी, सीधे उनके बंगले पे पहुंच गए और उनसे भेंट हुई, और उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई आप सर्विस करते हुए ये करना चाहते हैं, तो ये कॉलेज के प्रिंसिपल को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, तो उसने मना क्यों कर दिया? खैर उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि बेटा जाओ, आज ही मैं डीओ भेज दूंगा आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, और इसी सत्र में आपको एडमिशन मिल जाएगी। 10-12 दिन बाद चिट्ठी आ गई कॉलेज के प्रिंसिपल के पास, हमारे पास, जाके एडमिशन लिया। अब हमारा बस एक ही जिद थी
कि हम 9 लोगों ने एडमिशन लिया था, तो मैं पूरे साल उन 9 लोगों को ये समझाता रहा कि यार देखो, हम लोगों में से कोई फेल नहीं होना चाहिए। ये प्रतिष्ठा की बात। हाँ, हम फर्स्ट क्लास नहीं पास होंगे, लेकिन पास होना चाहिए, क्योंकि हमारी बात न खराब होनी चाहिए। सब लोग बंधे रहे थोड़ा। और एग्जामिनेशन के डेज में तो मैंने ये तक किया कि हमारे 5 जो बहुत ज़्यादा अंतरंग मित्र थे, उनको हमने कहा 2-2 जोड़ी कपड़े लेके आ जाओ मेरे घर 12 दिन के लिए। घर में बता दो कि 12 दिन तैयारी में कमी न रह जाए। और वो सब हमारे यहाँ रहे। हमारे यहाँ हमारी माता जी ने उनको खाना खिलाया, चाय पिलाई, सब किया, और 2 पलंग बिछवा दिए थे कि जो थक जाए वो आराम करे। लेकिन पाठ जो है वो अखंड रामायण की तरह होगा पूरा 12 दिन। और वो किया गया, तो उसका रिजल्ट अच्छा आना ही था। सबके सब पास हुए। और ये जो आदत है, ये जो सिलसिला है, ये जो सलीका है और ये जो तरीका है जो प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी ने अपने उस पढ़ाई के दौर में सीखा, ये इनकी ज़िंदगी से वाबस्ता हो गया, जुड़ गया, और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। जैसे इन्होंने विद्यालय में पाठ्यक्रम के तहत ये काम किया, वैसे ही ये बैंक में बैंकर्स को जोड़ते रहे, और ऐसे ही बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद भजन के जो साथी हैं उनको भी ऐसे ही जोड़ते जा रहे हैं। और निरंतर आप भजन संध्या शहर में अलग अलग जगहों पर करते हैं, करवाते हैं और लोगों को आनंद बांटते हैं। तो ये जो आपके अंदर कोई हुनर है, आपके अंदर कोई शक्ति है, कोई क्षमता है, उसका विस्तार भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं वो हमारे लिए एक राह का अवसर देने वाली बिल्कुल हमेशा, तो हमें उसको अमल करना है। उनको बस अवसर समझ के हम उन पर अमल करें, हाँ, तो निश्चित रूप से वो बढ़ता ही जाएगा। और अब मेरा शौक ये हो गया है कि इस उम्र में थोड़ा सा तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा के भी लोगों को जुटाते हैं। सब लोग करते हैं, हाँ। लेकिन मैं अकेले नहीं करता। हाँ। मैं लोगों को जुटा करके और जाता हूँ। हाँ। और मथुरा वृंदावन हाँ। 40 लोगों को लेके गया। हाँ। चित्रकूट 40 लोगों को लेके गया। नैमिषारण्य 2-3 बार बस से लेके गया। अयोध्या गया बस लेकर के पूरी। तो यही कुछ इसी में आनंद आता है। अभी हम 13 तारीख को हम लोग चंद्रिका देवी में जाकर के वहाँ सुंदरकांड हनुमान जी को सुनाना है, वो प्रोग्राम है। बहुत सुंदर। तो प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे साथियों के लिए जो ज़िंदगी की छोटी मोटी कठिनाइयों को बहुत बड़ा बना लेते हैं और अपने हौसले को छोटा बना लेते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं और जो उनकी शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, नैराश्य में चले जाते हैं। तो आशा की, उम्मीदों की किरणों के साथ आप आगे बढ़ें। अभी आपकी ज़िंदगी के और ऐसे पहलू हैं जिनसे हम जानेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको अपनी ज़िंदगी में बदलाव का वाहक बनाएं। तो लेते हैं एक छोटा सा विराम और मिलते हैं उसके बाद रेडियो जयघोष पर फिर आधार स्तंभ में। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो जयघोष पर। आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है आधार स्तंभ। यानी वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी को बड़े जीवट के साथ जिया और हर मुश्किल के सामने चट्टान की तरह बनकर खड़े हुए और न केवल मुश्किलें छोटी की बल्कि ऐसा रास्ता बनाया जो बहुतों के लिए एक सुगम राह बन गई। और ऐसे ही हमारे एक मेहमान प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी, जिनसे हम आज बात कर रहे हैं, इन्होंने शिक्षा पाने के लिए मॉर्निंग क्लासेस शुरू करा दी, क्योंकि स्नातक की शिक्षा नौकरी के साथ नहीं हो सकती थी। इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और इनको जीत हासिल हुई, और जीत के साथ सम्मानपूर्वक जीत हो इसके लिए इन्होंने अपने और साथियों को तैयार किया और कारवां बना लिया। और वो कारवां बनाने का सिलसिला ऐसा सीखा कि यह हर काम में जारी है। और ऐसे प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी को जब ये था ऊंची उड़ान, बड़े काम, बड़े लक्ष्य, तो आप पंख भी फैलाना चाहते थे, तो क्या किया आपने? हमको पता चला कि हिंद फ्लाइंग क्लब जो है वो कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग देता है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कॉलरशिप भी उसमें उपलब्ध था। तो मतलब पैसे नहीं देने थे हमको। अच्छा। तो इसलिए जो है हमने उसकी तैयारी की, कंपटीशन दिया। लेकिन पहले मालूम नहीं था कि पेपर में आएगा क्या, कैसे होगा। तो पहली बार वाला तो बेकार हो गया, नहीं हो पाया। बड़े भाई साहब ने पूछा कैसा हुआ पेपर, तो हमका कुछ मालूम ही नहीं था तो पेपर क्या होना था। तो उन्होंने थोड़ा गाइड किया। उन्होंने कहा जाओ इसकी जनरल नॉलेज की किताब लेके आओ और उसको पढ़ो। वो एक रास्ता उन्होंने बता दिया। हम किताब लाए अमीनाबाद से, और उसके बाद अगला इम्तिहान 6 महीने बाद फिर होना था। उतने दिन में हमने किताब को पूरा आत्मसात कर लिया, और अगले 6 महीने बाद हमने फिर इम्तिहान दिया, हम पास हो गए। अब वो पास हुए तो उसमें जो है मेडिकल हुआ। तो फिट पाए गए? नहीं,
उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। उस समय हमको हाइड्रोसील था, तो हमको जो है बाहर गया, ऑपरेशन करा के आइए। और गर्मी का टाइम था, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी एसी वेसी की, तो हमने कहा नहीं अभी नहीं कराएंगे, 6 महीने बाद फिर इम्तिहान होगा। मतलब हमको ये कॉन्फिडेंस था कि 6 महीने बाद होगा, हम फिर पास कर आसान लेंगे। हो गया। तो हमने कहा कि अभी नहीं कराएंगे, 6 महीने बाद इम्तिहान फिर पास करेंगे, छोड़ दिया उसको। 6 महीने बाद फिर इम्तिहान दिया और फिर पास हुए। फिर मेडिकल हुआ, तो उसमें बाकी सब ठीक था। तो उस बार उन्होंने बता दिया कि आपकी दाढ़ें जो हैं ऊपर की, इनमें कीड़ी लगी, इनको निकलवा के आइए। अब सोचिए उतनी कम उम्र में मैं सीधे सीतापुर गया और दांत के डॉक्टर के पास, मैंने कहा ये दोनों दाढ़ें निकाल दो। उसने निकाल दी। उसने देखा एक तो थी गड़बड़, दूसरी बोला इसमें तो फिलिंग करके ठीक हो सकता है। हम कहा कुछ बहस न कीजिए, आप इनको निकाल दीजिए, हमारा मेडिकल इसी पे है, हमारा लक्ष्य जो है उड़ान, हमारा लक्ष्य उड़ान। और खैर उसने कर दिया। और उसके बाद हम आए, हम सेलेक्ट हो गए। आए और बांड भर के हमने फ्लाइंग ज्वाइन कर ली। अमौसी में हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो उसी के बाद दिवाली पड़ी। अच्छा, इस बीच में हमने माता जी बनारस में थी, उनको एक पोस्ट कार्ड लिख के भेज दिया कि आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मेरा जो सिलेक्शन हो गया। वो तुरंत अपना बिस्तर बांध करके आ गई सीतापुर। और हम दिवाली की 2 दिन की छुट्टी थी, हम सीतापुर आए। तो वो बोली कुछ नहीं। जब हम 2 दिन बाद पैक करके अपना सामान जाने की तैयारी करने लगे, बोली काहे कि ये बंद कर रहे हो? तो हमको छुट्टी खत्म हो गई, 2 दिन की छुट्टी, अब जाना है फिर उड़ान, तो फिर जाना। तो कहे हमको नहीं भेजना मरने के लिए। तो हमने कहा मम्मा जी हमारी ये तमन्ना है और बड़ी मेहनत करके हम इसमें सेलेक्ट हुए और आप कह रहे नहीं भेजना है। तो उन्होंने सीधे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कुछ ही दिन पहले फादर की डेथ हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है बाबूजी नहीं है, जिसका जो मर्जी आवे करो, हमारी कौन सुनेगा। ये ब्रह्मास्त्र है, एक माँ का ब्रह्मास्त्र है। तो एकदम उसके आगे हम सरेंडर कर गए। हमने कहा कोई बात नहीं, आपको दुख दे के हम कुछ भी नहीं पाना चाहते, नहीं जाएंगे। नहीं गए। लेकिन वो टीस हमारे दिल में बैठी रही। जो हम बैंक में आ गए और अफसर हो गए, तो बैंक ने हमको ट्रेनिंग में भेजा हैदराबाद। तो उसमें हमको एयर का टिकट दिया बैंक ने। माता जी जीवित थी भगवान की कृपा से। तो मैं आया और उनको टिकट दिखाया मैंने। अब क्या करूं? मैंने कहा अब क्या करूं? क्योंकि मैं हवाई जहाज उड़ाता तो भी एक्सीडेंट हो सकता था, मर सकता था। बैठूंगा तो भी हो सकता। अब बैठूंगा, अगर इसका भी एक्सीडेंट हो गया तो मर सकता हूँ। तो अब बताओ जाऊं या बैंक से कह दूं कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ट्रेन से भेजो, हवाई जहाज से नहीं जाऊंगा। तो बोली बहुत जिद्दी हो तुम, इतने साल हो गए अभी तुम्हारे दिमाग में वो बात बैठी हुई। उनका होता है, उनके पैर छुए। हमने कहा माफ कीजिएगा, बात में दिल में थी तो कह दिया आपसे। जाओ। तो ये है यात्रा, और जीवन की यात्रा में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दिल में बातें दबा के न रखिए, दिल खोलिए, दिमाग खोलिए, और कुछ बात आपके हृदय से जो बैठी है वह आपके अंतर मन को बांध देगी, उलझा देगी, आप मुश्किलों में पड़ते चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा खुल कर रहिए और जोड़ कर रहिए। माँ बाप के साथ ज़रूर खुलिए। बहुत से विद्यार्थी आजकल हम देखते हैं मल्होत्रा जी कि वो मन में पाले रहते हैं और उनको माँ से शिकायत है, पिता से शिकायत है, बहन भाइयों से शिकायत है, और वो कहते नहीं हैं। तो वो कुंठा घर में करती है, और वो कुंठा उनकी शक्ति को कमज़ोर करती है, और वो उनका जो प्रभु की दी हुई उनकी नेमत है, जो शक्ति है, वो पूरी तरह से सामने नहीं आती। तो आपके जीवन से ये बात भी सबक के तौर पर हमारे लिए आती है कि हम ये न करें, भले ही उसके परिणाम कुछ भी हों। जैसे आपको हिंद फ्लाइंग क्लब में भी आप नहीं जा पाए, तो मुमकिन है कि दर्द रहे, लेकिन आपने इतनी उपलब्धियां अर्जित की, शायद प्रभु को इधर ही लाना हो। बस तो वही होता, वही है जो प्रभु करवाना चाहता है, जो राम रचि राखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उसका वो उस समय तकलीफ हुई मन में, लेकिन वो अब मलाल नहीं है। अब मलाल नहीं। बीच में आपने बाटा की नौकरी की, जूते चप्पल की दुकान पर। वो जरूर है बताना, क्योंकि आजकल लोग तौलते हैं कि साहब ये वाली नौकरी में ज्यादा रईसी होगी, मतलब अच्छी कुर्सी मिलेगी, व्हाइट कॉलर जॉब होगी, इसमें थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं, ये पकड़ लेते हैं। आपके सामने 2 विकल्प थे। एक शिक्षक की नौकरी आप कर रहे थे, एक जगह थोड़ा पैसे मिलने थे, बाटा की नौकरी, जूते की दुकान। क्या पशुपेश था आपका? नहीं देखिए, मेन चीज़ ये थी कि शिक्षक की नौकरी में इज्जत थी और बाटा में हमको सबको जूते पहनाने हैं, तो वो बात तो मतलब थोड़ी तकलीफ दे थी। लेकिन साथ में ये भी था कि परिवार की ज़रूरत थी
परिवार की तंगदस्ती की वजह से ये ज़रूरत थी कि अगर वहाँ पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो वो हमने किया। और उसके बाद आपको बताएं कि हमारी बीए जब हो गया, ये बाटा में रहते रहते किया था हमने मॉर्निंग क्लासेस से। अब जब बीए कंप्लीट हमारा इम्तिहान दे दिया तो हमारा डिविजनल मैनेजर आया था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुखर्जी साहब, मैंने बीए का इम्तिहान दिया है और मेरी एमए करने की इच्छा है, वो सीतापुर में संभव नहीं। तो अगर आप मेरा ट्रांसफ़र लखीमपुर कर दें कुछ दिन, मतलब थोड़े दिन बाद, तो मेरा एमए का तमन्ना जो है वो पूरी। हाँ, तो उन्होंने बहुत खुश हुआ वो। और उसने तुरंत हमारे ब्रांच मैनेजर शुक्ला जी थे, उनसे कहा कि जिस दिन प्रेम का रिजल्ट आए और ये पास हो जाए बीए में, उसी दिन इसकी एप्लीकेशन स्ट्रांगली रिकमेंड करके हमको भेज देना और हम 1 हफ्ते के अंदर इनका ट्रांसफ़र ऑर्डर भेज देंगे लखीमपुर के लिए। वो हो गया, हम पास हुए और ट्रांसफ़र हो गया, अब लखीमपुर गए। अब देखिए वहाँ क्या चैलेंज आया सामने। लखीमपुर में बाटा की दुकान जो थी वो सीतापुर की दुकान से छोटी थी और बाटा में चूंकि सैलरी पूरी नहीं मिलती थी, सैलरी प्लस कमीशन, तो कमीशन तब मिलेगा जब बिक्री होगी, और वो दुकान छोटी थी तो वहाँ अच्छा स्टॉक ही नहीं होता था, बिक्री भी कम थी। नतीजा बिक्री कम थी। तो अब मेरी एक तो डबल इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बढ़ गया, लखीमपुर में किराया कमरा लेके रहना और खाना पीना ये वो सब, और प्लस साथ में ये कि तनख्वाह भी कम हो गई, जो यहाँ मिल रही थी सीतापुर में उससे कम होनी। अब मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, क्या करें। घाटे का सौदा हो गया। घाटे को तो हम कभी माना नहीं। हमने कहा हम ही इसमें कोई रास्ता निकालते हैं, देखते हैं कुछ होगा। तो हमने क्या किया, वहाँ कॉलेज आर कन्या इंटर कॉलेज, उसके प्रिंसिपल से जाके मिले। हमने कहा मैडम ऐसा है, आपके स्कूल की जो बच्चियाँ हैं वो हमारे यहाँ आती हैं तो उनके जूता हम नहीं दे पाते, ब्लैक शू, तो आप एक हमको ऑर्डर बना दीजिए। अगर आप एक ऑर्डर बना दीजिए अपने यहाँ की जितनी बच्चियाँ हैं उसके हिसाब से, तो हम स्टॉक मंगा लेंगे और उनको मिल जाएगा। तो बोलिए हम आपको ऑर्डर बना देंगे, फिर आप कहेंगे इनको खरीदिए। हम के कुछ नहीं कहेंगे, हमारी दुकान पे स्टॉक आ जाएगा आपके ऑर्डर के बेसिस पे, और बाकी तो आपके बच्चे आएंगे हम बेच लेंगे, तो हमें बिक्री हमारी बहुत बढ़ जाएगी। तुरंत वो कन्विंस हो गई। उन्होंने बड़े बाबू को बुला कहा कि ऑर्डर दे दीजिए, बना दीजिए। बना दिया उन्होंने। फिर अगले दिन मैनेजर से डिस्कस करके हमने कहा हम गोला शुगर मिल जाना चाहते हैं, वहाँ से हम ऑर्डर लाना चाहते हैं यूनिफॉर्म का, जूते का, जो वहाँ एम्प्लाई हैं उनका। बोले ले आ पाओगे? हम कहा आप हाँ कहिए बस, हम तो ले ही आए। हम गए सीधे जनरल मैनेजर से मिले, उनसे हमने वही कहा। हम कहा देखिए बाटा से अच्छा जूता कहीं होता नहीं, तो अगर आप अपने स्टाफ को आप जूता देते हैं यूनिफॉर्म में, बाटा का देंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा, नंबर 1 आपकी लागत कम आएगी, और लागत कम आएगी आपकी। तो उनका बात तो ठीक कह रहे हैं आप। बुलाया स्टाफ को, बोला एक ऑर्डर बना दीजिए, जितना स्टाफ है उसके हिसाब से एक ऑर्डर बना दीजिए। बना दिया उसने भी। और ये दोनों ऑर्डर मिला करके हमने जो बैंक कंपनी को ऑर्डर भेजा, तो 17 पेटी माल 1 हफ्ते के अंदर आ गया। उसमें वो लड़कियों के जूते और ये गोला शुगर मिल, मेजर कस्टमर यही थे, मेजर कस्टमर। और उसके बाद सब लाइन लग गई। तो जितनी हम सीतापुर में तनख्वाह पा रहे हैं तो उससे ज़्यादा पाने लग गए। तो मेन बात ये है कि आपको हमेशा अपने इस जो भगवान ने आपको दिया हुआ है, इसका पूरा उपयोग करना और खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अवसर दावत देंगे, लेकिन आप उनको दावत खिलाते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। तो आपके जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण फलसफे हैं जो हमने सीखा। बैंक में आपने बड़ी लंबी सेवा की, करीब 30-32 साल। बैंक में सिलेक्शन तो खैर आप कंपटीशन में बैठ रहे थे, और इतने कंपटीशन में बैठ रहे थे कि आपके लिए मामूली बात हो गई, सिलेक्शन भी हो गया, काम भी किया। बैंक से सेवानिवृत्ति के बाद क्या प्रेरणा आपको जगी कि आप हनुमान जी की भक्ति करने लगे? देखिए ऐसा है ना, जब 2000 में ये स्कीम आई, 2001 में जनवरी में, तो उस समय तक मेरे 3 बेटे हैं, वो दिशा पा चुके थे। बड़ा वाला जो है वो डेंटल सर्जन हो गया था, दूसरा वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया था, और तीसरा भी इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो गया था। तो वो 2 तो पूरी पढ़ाई करके अपना काम पूरा हो गया था, और ये तीसरे जो है सेलेक्ट हो गए थे। तो इनको हमको फीस देनी थी, पढ़ना उनको था। तो हमने कहा अगर हम BRS ले लेंगे तो आई विल बी ए रिच मैन।
क्योंकि जब इनका एडमिशन हमने कराया तो हमको एजुकेशन लोन लेना पड़ा, 1 लाख रुपए फीस देनी थी, तो एजुकेशन लोन लेके हमने दिया था। और उसके बाद हमने कहा अगर बीआरएस ले लेंगे तो आई विल बी रिच मैन, तो हम अब आराम से पेमेंट करेंगे। और दूसरी बात ये हम फ्री हो जाएंगे, तो अब अपना अध्यात्म, अपना उत्थान करना है, बहुत ज़रूरी। बैंक का काम हो गया, परिवार का काम हो गया, तो अब कुछ अपने लिए करना चाहिए। और अपने उत्थान के, चूँकि हनुमान जी की हमारे ऊपर कृपा थी, उनकी भक्ति हम थोड़ी बहुत कर रहे थे, तो ये बस हमारे मन में आया कि अब अपने उत्थान के लिए बीआरएस ले लेना चाहिए। और उसके बाद से सिलसिला जारी। और उसके बाद से सिलसिला जारी। और हनुमान जी ने मेरी उस इच्छा को कि मैं पूरी तौर से उनकी सेवा में, उनके आराध्य की सेवा में लगूं, इसको इतना अच्छा पूरा किया कि मतलब मुझसे लेखन भी करवा रहे हैं। मैं पीछे 25 साल से ज़्यादा समय से लोगों को राम नाम लिखने की कापियाँ निःशुल्क बांट रहा हूँ। उसका विस्तार मैंने लखनऊ के बाहर भी कर लिया। मैं जहाँ गया वहाँ मैंने उसको पौधा लगा दिया। और आपने हैदराबाद बैंक में जमा भी कर दिया। 1 राउंड जमा भी कर चुके हैं। हाँ, और या 1 राउंड हम आपके साथ जा करके अयोध्या में जमा भी कराए। वो भी छोटा संकल्प हमने किया नहीं, हनुमान जी के भक्त हैं तो बड़ा ही करना था। 11 करोड़ का संकल्प किया, क्या हनुमान जी ने मात्र 2.5 महीने में पूरा करा दिया। बहुत सुंदर। और वो हम लोग जमा करके, आपका जीवन इस सिलसिले के साथ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर ये प्रेरणा हनुमान जी की पाते हैं और निरंतर समाज को जोड़ने, समाज के बीच में संकटों से बाहर निकालने, लोगों की मदद करने, और इस तरह के संगीतमय यात्रा लगातार जारी है। आपकी पुस्तकों, जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जो हनुमान जी भगवान राम की, उनको विवेक प्रकाश जी, जो बहुत मशहूर संगीतकार हैं, सिंगर हैं, उन्होंने गाया है। अनूप जलोटा जी ने अपना स्वर दिया है। और आपके भजनों के जो सिलसिले हैं उसमें इन सब की भागीदारी होती है। और भी बहुत सारे जो लखनऊ और उत्तर प्रदेश के, देश के नामचीन ऐसे हस्तियां हैं, वो हिस्सा लेती हैं। चलते चलते एक भजन सुना दें आप, अपनी रचना। मैंने सुंदरकांड का सार हनुमान जी ने मुझसे लिखा दिया। एक दिन सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई। यूजुअली मैं 5 बजे उठता था, तो मैंने घड़ी देखी कि अभी 4 ही बजा, तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर और सोना चाहिए। लेकिन 15 मिनट जब हमको नींद नहीं आई तो हमने समझ लिया, हमने कहा अब हनुमान जी को लिखवाना चाहते हैं। मैं तुरंत उठा और बैठ गया मेज पे पेन पैड लेके। और जेठ का महीना आने वाला था तो मैंने कहा इस समय जेठ का महीना लखनऊ में उसका अलग महत्व है। मैंने कहा एक हनुमान जी का ही भजन लिखा जाए। और मैंने लिखना शुरू किया। मैं छोटा भजन लिखता हूँ, मुखड़ा और 3 मुक्तक। तो मैंने जब पूरा लिख लिया, फिर मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने देखा ये तो सुंदरकांड के क्रम में लिखा है हनुमान जी। मैं एकदम आह्लादित हो गया, क्योंकि मेरी कई साल से इच्छा थी कि मैं सुंदरकांड को अपने भजनों में समाहित करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि सुंदरकांड की कथा बड़ी है और मेरे भजन छोटे होते थे। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि हनुमान जी आज प्रसन्न हो गए। तो मैंने उस समय मॉर्निंग वॉक में जाने का टाइम हो गया, उस पर क्रमशः लिख के डायरी पर रख दिया। मैंने कहा इसको दोबारा बैठेंगे, और 1 दिन का अंतराल छोड़ के हम बैठे। फिर नाश्ता करने के बाद तो मात्र 40-45 मिनट में हनुमान जी ने 12 मुक्तक और लिखवा दिए, और सुंदरकांड पूरा कंप्लीट उसमें हो गया। तो 15 मुक्तक में पूरा सुंदरकांड समाहित हो गया, जिसको विवेक प्रकाश जी ने गाया है और यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो उसी में के मैं बिल्कुल 2-3 मुक्तक आपको सुनाऊंगा। इस कलयुग में जो हनुमत महिमा को गाएंगे, उन पर हो प्रसन्न प्रभु राम कृपा बरसाएंगे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। सिय वियोग में व्याकुल प्रभु ने दिया कठिन एक काम, पूर्ण आस्था थी हनुमत को पूर्ण करेंगे राम। जामवंत ने जब हनुमत को शक्ति याद दिलाई, जय श्री राम घोष कर सागर लांघ वो जाएंगे। इस कलयुग में जो हनुमत महिमा को गाएंगे, उन पर हो प्रसन्न प्रभु राम कृपा बरसाएंगे। बोलो राम।
और जब सीता जी का पता लग गया तो हनुमान जी तो संत व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा अब यहाँ तक आए हैं, जिस काम से आए थे वो काम तो पूरा हो गया, तो अब थोड़ा सा रावण को सद्ज्ञान दे दिया जाए, शायद उसको कुछ बुद्धि आ जाए। अब रावण के दरबार में वो जाएं कैसे? अगर कहते कि हम मिलना चाहते हैं तो बुलाता नहीं कभी। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि ये हमको बंदी बना ले। और उन्होंने माता सीता से अनुमति लेकर के अशोक वाटिका में फल खाए, पेड़ तोड़े और सब उधम मचाया। नतीजा ये हुआ कि वो पकड़ लिया गया। मेघनाथ आया, उसने ब्रह्मास्त्र चला के उनको अरेस्ट कर लिया, लेके गए। जब रावण के दरबार में पहुँचे तो रावण बहुत, उसने तमाम बातें कहीं और आखिर में इन्होंने भी जवाब उसको, राम जी के सेवक थे तो कोई दबने वाले थे नहीं, उन्होंने उसी तरह जवाब दिए। उसको बहुत गुस्सा आया, उसने कहा इनको मार दो। विभीषण आए, उन्होंने कहा नहीं मारना ठीक नहीं, दूत है, और कोई सजा दे दो। तो रावण ने कहा ठीक है, बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इनकी पूंछ में आग लगा दो। अब वो हनुमान जी ने कहा ये तो बहुत आनंद की बात आ गई, प्रभु कृपा हो गई। हनुमान जी ने पूंछ को इतना बढ़ाया कि लंका में जितना भी कपड़ा और घी तेल था सब उसमें लग गया, और उसके बाद उसमें आग लगाई गई। तो हनुमान जी जो हैं वो छोटे हो करके और अपना उछल गए और एक एक करके सब अट्टालिकाएँ जितनी थी उनको सबको जलाया। अच्छा, पहले उन्होंने जब आए थे तो उन्होंने देख लिया था इसका शस्त्र किधर रखे हैं, वो सब ऑब्जर्व कर लिया था पहले ही से। तो जाके वो सब जितना शस्त्रागार था वो सब जला दिया उसको। खाली विभीषण का एक घर बचा क्योंकि वो राम भक्त था, उसको नहीं जलाया, बाकी सब जला दिया। तो अपनी शक्ति उन्होंने पूरी तौर से दिखा दी। उसके बाद जो है राम जी के पास गए। राम जी ने पूछा कि भाई ये बताओ, वहाँ इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, तुमने तोड़ा कैसे? तो राम जी ने पूछा, प्रभु राम ने पूछा कैसे लंका भेदी भाई, चरण पकड़ हनुमत बोले सब तव प्रताप रघुराई। प्रभु राम हो गए निछावर, कर गए उन्हें उठाया, हनुमान आओ तुमको निज हृदय लगाएंगे। इस कलयुग में जो हनुमत महिमा को गाएंगे। और अब सीधे अंतिम मुक्तक पे आते हैं। क्योंकि मेरा ये पक्का मानना है कि मैंने नहीं लिखा, ये सुंदरकांड का सार जो लिखा मेरी कलम से हनुमान जी ने लिखाया। तो मैंने अंतिम मुक्तक में बोला है कि 15 मुक्तक में हनुमत ने सुंदर सार लिखाया, जिसने पढ़ा भाव श्रद्धा से मन वांछित फल पाया। हनुमत दास प्रेम कहते जो नित्य करेंगे पाठ, वे प्रभु राम और हनुमत की भक्ति को पाएंगे। इस कलयुग में जो हनुमत महिमा को गाएंगे, उन पर हो प्रसन्न प्रभु राम कृपा बरसाएंगे। बोलो राम। बहुत सुंदर। और भगवान राम की भक्ति करने वाले हनुमान जी को शक्ति मिली और जामवंत जी ने उनको शक्ति को याद दिलाया और वो सफल हो गए। आपको भी आधार स्तंभ में इनके जीवन से कुछ शक्ति मिली होगी और ये ऊर्जा आप संघनित करें, संचित करें और आप संधान करें, आप प्रगति करें, आप उत्थान करें। ऐसी हमारी कामना। आपको बहुत बहुत नमन कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आधार स्तंभ का हिस्सा बने। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप अन्य किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को, इस ऑडियो को, इस ऐप को जय घोष के साझा करें, विस्तार दें, सबके जीवन में बदलाव का वाहक बने। आप सबको प्रणाम। मैं आपको बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुला कर के अवसर प्रदान किया। और हो सकता है मेरी जो भी कुछ उपलब्धियां हैं उनसे अगर कहीं आज के 2-4 बच्चों ने भी कुछ सीख लिया, बिल्कुल, तो वो मेरा सार्थक हो जाएगा, कारक बनेगा, परिवर्तन का वाहक बनेगा। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। जय